वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, या सिंपल भाषा में बात करें कि उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ अगर बात किया जाए कि इसमें जिले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, ब्लॉकों की संख्या है 825। ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी किताब होगी उसमें 822 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या 825 है और पंचायतों की संख्या 59,073 है। कितना? 59,073। तो 59,073 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं। ब्लॉकों की संख्या 825 है, जिलों की संख्या 75 है और मंडल की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। क्या? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो इनका जो कार्यकाल है वह 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहता है। ठीक। और उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से लेकर 1960 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कार्यभार संभालते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कोड है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह वर्ष था 2006। तो 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व कोड को जो है लाया गया था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के या की पहले या पहली राज्यपाल कौन थे या थी? ठीक है, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम बताना है। तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1949 तक था। ठीक है, 1947 से लेकर 1949 तक। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी और उन्होंने वर्ष 1925 में आईएनसी का कानपुर का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वह पहली महिला कौन थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, तो वो थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर के ले लेते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विकास खंड। ठीक है, तो विकास खंडों की वर्तमान में संख्या है 825। कितनी है? 825। ऑप्शन ए। कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट क्राम काम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? फिर से इस युक्ति को सुनिए। तो कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा का अर्थ क्या निकल कर आता है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो कानूनी सुक्ति है नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्राइवेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब आता है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका जो है इंफॉर्मेशन क्या हो गया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी। तो FIR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताइएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है, तो किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है कौन सा? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो है वो मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है भू राजस्व का। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। तो कौन रखता है?
तालुका स्तर पर बात की जा रही है, ठीक है। तो तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज को प्रतियों को रखता है ये सब रजिस्ट्रार होता है। कौन? उप पंजीयक, ठीक है। उप पंजीयक का काम होता है कि तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की कॉपी, प्रतियों का मतलब है कॉपी को रखता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा सब रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर डी। तहसीलदार के पास यहाँ पे खाली स्थान है की शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और इन तीनों स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन सी शक्ति जो है वो तहसीलदार के पास होती है। तो संबंधित गांव की अड़ंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, तो क्या यह शक्ति उसके पास होती है? जी हाँ, ये शक्ति जो है उसके पास होती है। बी देखते हैं, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसकी भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है, इसकी जो पावर होती है इसके तहसीलदार के पास होती है। सी है, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना भी तहसीलदार का ही काम होता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, ठीक। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ये होगा डी, ठीक है। तो डी मतलब कि ए बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो तहसीलदार के पास ये तीनों शक्तियाँ होती हैं। क्या? तो जिस गांव से वो संबंध रखता है, ठीक है, तो संबंधित गांव के अड़ंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना तहसीलदार का काम है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल कर कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, ये भी काम तहसीलदार का है। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना भी तहसीलदार का काम है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इंडिया में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसके जनक कौन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिली अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया, ठीक है। तो पहले जो था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, इंडियन पुलिस सर्विस था। बाद में जो है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को जो है शामिल किया गया है। तो आपको वह वर्ष बताना है जब जब भारतीय वन सेवा की को जो है तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 में, ठीक है। तो 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जो है वो शामिल किया गया था। तो वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो 3 है। कौन? IAS, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और भारतीय वन सेवा IFOS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये तीनों के तीनों जो हैं वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो है वो ना तो नियंत्रित किया जाता है ना तो सुपरविजन किया जाता है। तो PQR इन तीनों में से किसी का भी जो है सुपरविजन या कंट्रोल जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। आपको बताना है कि भारत में, या मतलब कि भारत सरकार में शीर्षक कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है? ये होते हैं कैबिनेट सचिव, ठीक है, कैबिनेट सचिव, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, प्रमुख सचिव, ये जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों को जो है व्यवस्थित क्रम के अनुसार जो है आपको लगाना है, ठीक। तो सबसे हायर पोस्ट पे कौन हो जाएगा? कैबिनेट सचिव, ऑप्शन मतलब ए। उसके बाद किसका नंबर आएगा? प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी, डी। उसके बाद संभागीय आयुक्त, सी। और लास्ट में है
कलेक्टर, ठीक है। तो ADCB, यस, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो इन दिए गए जो अधिकारी हैं उनमें सबसे उच्चतम पोस्ट पे कौन, कैबिनेट सचिव हो गया, उसके बाद प्रमुख सचिव, उसके बाद नंबर आता है संभागीय आयुक्त का, और लास्ट में जो है यहाँ पे कलेक्टर है, ठीक। तो ADCB इसका सही उत्तर है। कैबिनेट सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया है, ठीक है। ये जो है ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको आप जो है भूल के रखिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपका यहाँ से है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया, ठीक है। तो ये जो उस समय का करंट अफेयर की बात है, तो ये थे अर्जन सिंह, कौन, अर्जन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें, ठीक। पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और डी है पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इनको जो है इनके पद के अनुसार इसमें कौन श्रेष्ठ है, फिर उस जो है वो जो है वो क्रम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो शीर्ष से लेके जो है तल तक आपको बताना है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा कौन होगा, पुलिस उप महानिरीक्षक, डी के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा पुलिस अधीक्षक का, सी, पुलिस अधीक्षक के बाद अपर पुलिस अधीक्षक, बी, और लास्ट में पुलिस उपाधीक्षक आएगा, ठीक है। तो DCBA यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां और कर्तव्य में निहित हैं जो अधिकार प्रदान करती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि CBI की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां और कर्तव्य किसमें निहित हैं, जो अधिकार प्रदान करती हैं। तो CBI को जो अधिकार मिला है वह मिला है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 से, ठीक है। तो CBI की जो उत्पत्ति है वह है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 से, और यहीं से जो है CBI को पावर जो है वो सारी मिली हुई है। तो इसकी CBI के पावर की बात किया जाए, उसकी ड्यूटीज़ की बात किया जाए, सारी बात जो है ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSPE अधिनियम 1946 के तहत ही दिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है, ठीक है। तो इनका जो है वो ट्रेनिंग कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, ठीक है। तो जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में चयनित होते हैं उनका जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में होता है, जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि CBI के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो गलत स्टेटमेंट है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, यह जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो CBI की उत्पत्ति है भारत सरकार द्वारा 1946 में, अभी हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत जो है CBI की उत्पत्ति है, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो है भारत की सबसे बड़ी एजेंसी का नाम क्या है। तो ये है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ऑप्शन नंबर सी। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, CBI के जो संस्थापक निदेशक थे, मतलब ये कहा जाए कि CBI के पहले डायरेक्टर का क्या नाम था, तो ये थे श्री DP कोहली, और इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 1963 से लेकर 31 मई 1968 तक का था। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संस्थापक निदेशक कौन थे, देखिए ये प्रश्न आ ही गया। तो श्री DP कोहली, और इनका कार्यकाल क्या मैंने बताया, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक का इनका कार्यकाल है। निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC के बारे में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सत्य नहीं है, ठीक है। तो
सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही उत्तर है। तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। और इस आयोग का गठन जो है संथानम कमेटी के सिफारिश पे किया गया था, और जिसका काम जो है वो भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित था। और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि सांविधिक संस्था है। और यह एक जो है वो बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है। और जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, वह केवल केंद्रीय केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जांच करता है, न कि राज्य स्तर के, ठीक। नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को वो अभियुक्तियां, उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलें में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की अभियुक्तियां, उक्तियां, सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यह कहलाता है ज्ञापन। क्या कहलाता है? ज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, ठीक है। तो यह प्राधिकरण का नाम है गृह मंत्रालय। जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती है होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय होता है उसको। ऑप्शन नंबर सी। छावनियां वे क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्या। तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर है वो है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है वो कौन सा है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। जो कैबिनेट सचिव है वो इनके अन्य के बराबर नहीं है। बाकी जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक हो गया, पुलिस महानिदेशक या खुफिया ब्यूरो निदेशक हो गया, भारत सरकार के अपर सचिव या राज्य सरकार के अपर सचिव हैं, वो एक ही लेवल के हैं, ठीक है। तो इन सब से ऊपर जो है मंत्रिमंडल सचिव होता है, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन सी सेवा है, ठीक। तो ये है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय वैदेशिक सेवा। तो भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में जो परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, यह है इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑप्शन डी। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये जो है वर्तमान में कितने कैडर हैं वो आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है एक्चुअली यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए, वर्तमान में 26 कैडर हैं। कितने कैडर हैं? तो इन ऑप्शन को भूल जाइए, ठीक है। तो जिस समय ये पेपर सेट हुआ होगा, ठीक, उसके हिसाब से बात किया जाए तो उसको जो है उस समय 24 थे, लेकिन आज की डेट में जो वो 26 हैं। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सा है। तो ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। क्या? CISF। तो CISF का फुल फॉर्म भी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और इसका गठन जो है 1969 में होता है। कब होता है? 1969 में इसका गठन किया जाता है। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख थे NR पिल्लई, ठीक है। कौन? NR पिल्लई, ऑप्शन नंबर सी।
और NR पिल्लई 1950 से लेकर 53 तक सिविल सेवा के प्रमुख थे। 1950 से 1953 तक। भारतीय अपराध जांच विभाग CID, ठीक है, CID का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो CID का जनक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर है राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। कौन? राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को CID का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के स्टेप में वो नहीं आता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है भाषा परीक्षण, ऑप्शन डी। बाकी ये जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों जो है यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरण में आते हैं। शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता। जो नहीं है वो है भाषा परीक्षण, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? उस जानवर का आपको नाम बताना है जिसका चित्र शामिल है किसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ये है मछली। ठीक है, मछली, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग बताना है आपको। ठीक है, तो दूसरा रंग होता है ऑप्शन नंबर बी, नीला, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू एंड रेड। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVPNPA के पास स्थित है। ठीक, तो ये आपको बताना है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्तियों में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पे दौड़ने की जरूरत होती है। तो आपको बताना है कि पुरुष अभ्यर्थियों को कितने कितने लंबी जो है वो रेस लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। ठीक है, तो 25 मिनट में जो 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। भारत सरकार व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक, ये थोड़ा सा जो है क्लिष्ट प्रश्न है। तो इसके लिए जिम्मेदार है मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक, जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है वह रिस्पॉन्सिबल है भारत सरकार से व्यवसाय संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया? तो जो भारतीय इंपीरियल मतलब कि इंडियन इंपीरियल जो सर्विस थी वो इंडियन पुलिस सर्विस कब चेंज हो गई? ये था 1948, 1948। भारतीय वन सेवा के कैडरों का के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा या कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा के कैडरों का जो कंट्रोलर अथॉरिटी होती है वो होता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गृह मंत्रालय। ठीक, तो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आता है इंडियन पुलिस सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका जो है कौन निभाते हैं ये आपको बताना है। तो मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन डी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये था बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। पुलिस महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपको बताना है इन जोनों की संख्या। तो इनकी संख्या है 8। ठीक, ऑप्शन बी। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो यह आधारित है स्कैंडिनेविया का जो अम्बुड्समैन होता है उसके कॉन्सेप्ट पे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद की बात की जाती है। कहाँ का? स्कैंडिनेविया का जो अम्बुड्समैन होता है उसके आधार पर। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? ठीक है,
तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा है। जैसा कि पहले भी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय वन सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, ये 3 सेवाएं जो हैं वह जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती है। ठीक, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यहाँ पे भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन ए। वायु सेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना के पद हैं। ठीक है, तो जैसे कि वायु सेना में एयर मार्शल होता है, उसी तरीके से आपको बताना है कि थल सेना में कौन होता है। तो वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार जो किया जाता है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, DP जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसकी भर्ती जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा जो किया जाता है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में अनुभागों की संख्या। तो वर्तमान में जो है 6 अनुभाग हैं। कितने हैं? 6, ऑप्शन ए। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? ठीक है, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति जो अधिकारी है पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र है। क्या? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह वर्ष था 1948। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मुहर लगी होती है? तो GD और CD के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक की मुहर लगी होती है। ठीक है, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उसकी मुहर लगी होती है, ऑप्शन ए। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? ठीक है, तो यह है ऑप्शन ए, पुलिस प्रपत्र 214, ऑप्शन ए। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को, यहाँ पे खाली स्थान है, प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया गया था, उसका नाम। तो ये है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद। ठीक है, तो इवन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जो है उसको जो है मानवाधिकार पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग जो है वो रिप्लेस हुआ था। तो मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। और इसका गठन जो है 2006 में किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो है नियुक्त होते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक, तो किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ये है ऑप्शन नंबर सी। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? तो इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? तो ये है मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। यह है स्टेटमेंट। रीजन 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो आपको बताना है कि कथन और कारण में क्या सही है। ठीक,
तो देखिए ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो कारण जो बताया जा रहा है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो यह है ऑप्शन डी। डी जो है वो सही उत्तर है। तो देखिए सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अनन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं, बात सही है। और 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, तो आपको बताना है अनुच्छेदों की संख्या, आर्टिकल्स की संख्या। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 30। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना का वर्ष। तो इसकी स्थापना होती है 1993 में, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो जो मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की शक्ति किसके पास होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये हटाए जाते हैं, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज क्या है? तो उनकी रिटायरमेंट की एज है 70 वर्ष, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको बताना है हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ठीक, या आर मिश्रा। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो यहाँ पे खाली स्थान है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो हर साल 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। तो संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो यह है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। क्या? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र, ऑप्शन डी। भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो इस प्रश्न को फिर से देखिए, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर है समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, ये दोनों के दोनों जो हैं वो शामिल नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ए और बी जो है वो दोनों नहीं है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एलेनोर रोजवेल्ट। कौन? एलेनोर रोजवेल्ट। यही जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो 1948 की है, उसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद से जो यहाँ पे तुलना की गई है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की जो हम लोग बात करते हैं, ठीक, उसमें जो है इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक, ऑप्शन डी। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में, यहाँ पे खाली स्थान है, का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो 4 में किसके बारे में जो है विवरण है? तो वह है गुलामी से स्वतंत्रता। क्या? गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। तो जो आर्टिकल 4 है उसमें गुलामी से स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 16 में विवाह एवं परिवार का अधिकार, तो यहाँ पे इसको जान लीजिए, ये है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। निजी संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, 17 के अंतर्गत है। शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत है।
आर्टिकल 26। और गुलामी से स्वतंत्रता, ये जो है जो प्रश्न में पूछा गया आर्टिकल 4 है। 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का वैधानिक स्वरूप है। ठीक है, तो फिर से इस प्रश्न को देखिए, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, ऑप्शन ए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, वह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था तेहरान में, ईरान की कैपिटल तेहरान, ऑप्शन बी। तो मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन 22 अप्रैल से लेकर 13 मई 1968 तक तेहरान में हुआ था, और इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानवाधिकारों के विषय पर विचार विमर्श हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? फिर उसी तरीके का प्रश्न, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, क्या? तो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की जाए, न कि राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है वो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। लेकिन इसमें जो है वो चेंजेस कर दिए गए हैं NHRC के अध्यक्ष को लेकर। जो चेंजेस ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश भी, ठीक, ये कोई जरूरी नहीं हो कि वो जो है मुख्य न्यायाधीश हो, उच्चतम न्यायालय का जज भी जो अध्यक्ष बन सकता है। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? थाने में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम जो वेस्ट बंगाल है उसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या थाने में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, तो थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय था DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार 1997, उसके गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको बताना है कि स्थापना भारत के आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो ये है नेट ग्रिड। क्या है? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेट ग्रिड। तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। 26/11 आतंकवादी हमलों के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेट ग्रिड की स्थापना की गई, और यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह संबंधित है, ऑप्शन ए, कोपेनहेगन विचारधारा। अब यह है क्या? तो देखिए, प्रतिभूतिकरण कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। और प्रतिभूतिकरण सिद्धांतकारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य उदाहरण यह है कि सुरक्षा चर्चाओं में आतंकवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है। प्रतिभूतिकरण सिद्धांतकार इस बात पर जोर देते हैं कि सफलतापूर्वक प्रतिभूतिकृत विषयों को असफल रूप से प्रतिभूतिकृत विषयों की तुलना में अधिक मानव क्षति के कारण अनुपातहीन मात्रा में धन और संसाधन प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? ठीक, तो यह संस्था थी यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा जो है सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन मतलब कि रेगुलेशन का जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था। कौन? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय बताना है, तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख और काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाझेपला, ठीक है, या जेझापला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है, आईटीबीपी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईटीबीपी। या वह बल है जो कि लद्दाख एवं काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाझेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है। नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। तो इस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ, और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे निर्देशित किया गया था। तो उस प्रोग्राम का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक, क्या, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो उस संस्था का नाम बताना है आपको। तो यह संस्था है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, तो नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इस स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बताना है। तो ये है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर टास्क फोर्स, या नेशनल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है। तो ये है ब्लैक पैंथर, क्या, ब्लैक पैंथर, ऑप्शन ए। कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? तो उस राज्य का नाम बताना है जो नक्सलिज्म से प्रभावित नहीं है। तो ये है गोवा, ऑप्शन सी। आईएसआईएस है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। तो आईएसआईएस का जो फुल फॉर्म है इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन जो है आईएसआईएस है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट ऑफ इस्लामिक, इसका जो पूर्ण नाम होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया है, ठीक। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम जो है वो कहाँ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बताना है। तो ये है नाइजीरिया का, कहाँ का, नाइजीरिया का। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया था, तो आपको बताना है बीएसएफ का स्थापना वर्ष, ये है 1965 का, 1965, ऑप्शन डी। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस, एंटी टेररिस्ट एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि एटीएस जो एंटी टेररिस्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो ये है बम निरोधक दस्ता। तो जो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए 1990 में जो एटीएस है, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ठीक, यह 1990 की संस्था है, क्या, 1990 की संस्था है, मतलब कि 1990 में एटीएस का गठन किया गया था, और जो कि आतंकी घटनाओं के दौरान देश के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा यूनिट है। और अगर इसे ये सूचना मिलती है कि कहीं विस्फोट होने की संभावना है तो बम निरोधक दस्ते को भेजा जाता है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड कहा जाता है, क्या, बम डिस्पोजल स्क्वाड कहा जाता है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था? तो यहाँ पे जो है 4 हवाई जहाज़ों का जो है अपहरण किया गया था 11 सितंबर 2001 को। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किस कानून को लागू करने का प्रस्ताव चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये है पोटो,
एक्चुअली में चल नहीं रहा है, पोटो जो है वो लागू है, ठीक। लेकिन ये चूंकि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन था UPSI 2001 में पूछा गया था, ठीक है। और जो पोटो है, ठीक, यह जो है 28 मार्च 2002 को संसद में स्वीकृति मिली थी। और लेकिन 2000, देखिए 2002 में जो है वो संसद में स्वीकृति मिली थी, लेकिन 2000 2004 में जो है इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी जो है पोटो है नहीं। भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है, आपको बताना है भारतीय सेना जो है वो कितनी कमान में विभक्त है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कमांड है वो है 7। तो भारतीय सेना जो है 7 कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण पश्चिम कमान और प्रशिक्षण कमान में विभक्त है, ठीक है। तो ये 7 जो है वो कमान है किसकी, भारतीय सेना की। कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी, तो कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति का नाम जो है आपको बताना है। तो यह थी के सुब्रमण्यम समिति, क्या, के सुब्रमण्यम समिति, ऑप्शन डी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।